हेलो। कैसे हैं? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोग घनानंद तक पढ़ लिए थे। आज उसके बारे पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल की मौर्य वंश की स्थापना पढ़ेंगे और उससे पूर्व मतलब पहले पहले क्या हुआ है उससे पहले। मौर्य वंश के पहले कुछ हुआ होगा उसके बारे में जानकारी है वो पढ़ लेते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बता दें कि हम जगदेव सर जीके जीएस मस्ती वाले का नोट्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व विदेशी आक्रमण। जैसे मौर्य वंश के स्थापना हुआ था ना, उसके पूर्व ना कुछ विदेशी आक्रमण किए थे। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किए थे ईरान। जैसे प्राचीन वाला में ईरान किए थे, मध्यकालीन में जाएंगे तो वहाँ पे दूसरा हो जाता है। तो प्राचीन वाला भारत पे ना ईरान पहले आक्रमण किए थे, विदेशी थे जो कि फारस के थे, हकमनी वंश का। तो ईरान थे, फारस के ईरान थे जो हकमनी वंश के राजा ने किया था। हकमनी वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय थे जो हकमनी वंश के राजा थे। हकमनी वंश के राजा साइरस द्वितीय थे। इस वंश का शासक डैरियस प्रथम एवं दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा बना था। इस वंश जैसे बोलेगा क्या, भारत पर, प्राचीन भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया? तो ईरान किया था, फारस वाला। तो बोलेगा कौन वंश के था? हकमनी वंश के था। तो हकमनी वंश का स्थापना कौन किया? तो साइरस द्वितीय ने किया। तो इस वंश का शासक डैरियस प्रथम ने किया था आक्रमण। कौन किया था? स्थापना किया था साइरस द्वितीय, लेकिन डायरस प्रथम ने आक्रमण किया था। तो इसका आक्रमण किया था डैरियस प्रथम ने। इसको कहते हैं, दूसरा नाम है दारा प्रथम। ठीक है, इतना हो गया। तो इस वंश के अंतिम शासक थे डैरियस तृतीय। जब डैरियस तृतीय इस हकमनी वंश के शासक थे ना, तो उसको समाप्त कर दिया था सिकंदर ने। सिकंदर ने इसको समाप्त कर दिया और अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं ईरान आक्रमण करने के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण। तो ईरान आक्रमण करने के बाद भारत पर दूसरा आक्रमण यूनानी द्वारा किया गया था, वो सिकंदर था। तो भारत पर दूसरा आक्रमण कौन किया था? यूनानी, सिकंदर। तो सिकंदर क्या था? यूनानी था। ये कंफर्म, एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। यह दूसरे विदेशी तथा प्रथम यूरोपीय आक्रमण थे। ये दूसरे विदेशी थे लेकिन यूरोपीय क्या था? प्रथम था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर के बारे में जानते हैं कि सिकंदर कौन थे, कहाँ से आए थे और उनका अस्तित्व क्या था। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। प्लूटो के गुरु सुकरात थे और सुकरात के गुरु अफलातून थे। इसका ट्रिक होता है आसपास। आसपास याद रखिएगा, ए से अफलातून, ए से सुकरात, पी से प्लूटो, ए से अरस्तु, ए से सिकंदर। देखिए जितना ऊपर सिकंदर के पहले थे वो सब वैज्ञानिक थे, लेकिन सिकंदर आके क्या बन गया? खूंखार बन गया, लड़ाई फिट करने वाला। तो इसका कोई चेला होगा? इसका कोई शिष्य होगा? नहीं ना। शिष्य किसका होता है? जो पढ़ लिख के कोई अच्छा काम करके शिक्षा देने का काम करे, उसका ना शिष्य। अरस्तु का शिष्य सिकंदर है। सिकंदर के बाद कोई बना ही नहीं। चलिए ठीक है, अब सिकंदर महान शासक के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत महान शासक थे और विश्व विजेता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। बीसी बोले इसका मतलब जीरो से माइनस चाहिएगा, यहाँ पे उल्टा टाइम चलेगा। 356 आएगा, 356 से 355 आएगा, 54 आएगा, एक जीरो आएगा, जीरो के बाद स्टार्ट होगा 1 2 3। तो जब भी बीसी लिखा रहे तो समझिएगा टाइम पीरियड क्या है? उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो सिकंदर का जन्म हुआ 356 बीसी में। ठीक, स्थापना मकदुनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मकदुनिया, यूनान के थे। यूनान में मकदुनिया है, वहाँ पे स्थापना सिकंदर का हुआ था। इनके पिता फिलीपींस भी मकदुनिया का शासक था। मकदुनिया था ना, वहाँ के शासक था कौन? फिलीपींस। फिलिप था जो वहाँ के शासक था। तो पिता के नाम क्या था? फिलिप। पिता के नाम था क्या था? फिलिप। गुरु था अरस्तु, पत्नी था रुखसाना। पत्नी का नाम, सिकंदर का पत्नी का नाम क्या था? रुखसाना। और घोड़ा का नाम बाऊकेफला। ये सब याद करने वाली बात है, समझाने वाली बात है, वहाँ हम समझाएंगे। ठीक है, घोड़ा का नाम था बाऊकेफला। जल सेनापति। जल सेनापति कहने का मतलब कि जो जल में सेना का नेतृत्व करता हो, स्थल पे नहीं, जल में, तो उससे कहते हैं जल सेनापति। जो कि अभी आप नेवी के रूप में जानते हैं, जो नेवी यार होते हैं वो जल में तैरते हैं, जल में युद्ध कैसे करना है, कैसे आक्रमण करना है, वो सब जानते हैं। तो उसी को उस टाइम था सिकंदर के पास जल सेनापति। सोच सकते कितना आगे था। निर्याकस था, उसका नाम था निर्याकस। जो जल में सेना का नेतृत्व करे उसका नाम था निर्याकस। और थल में सेनापति का नेतृत्व करे उसे सिल्कस निकोटक नाम था, सिल्कस निकोटक। देखिए भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किए थे। भारत पर आक्रमण कब सिकंदर किए? 326 बीसी में। बीसी बोलेंगे तो ईसा पूर्व। और भारत से लौटा था 325 बीसी में। टोटल 19 महीना के आसपास भारत पर रहा था। ठीक है, एक साल में कितना दिन होता है? एक साल में 365 दिन होता है। ऐसे महीना पूछ ले तो 12 महीना। कितना मरा? 19 महीना। तब 12 में 19 7, एक साल 7 महीना के आसपास रहा था, लेकिन एक साल माना जाता है। ठीक है, तक्षशिला पाकिस्तान के शासक राजा अम्भी पर आक्रमण किया। देखिए जब आ रहे थे तो हिमालय पार करके नहीं आते, ये तो पाकिस्तान के रास्ते से ही आएंगे ना, जो स्थल से रास्ता हो।
तो वही अस्थल के रास्ता से आ रहे थे। तो तक्षशिला पाकिस्तान के शासक राजा अम्बी था। तक्षशिला के राजा कौन था? राजा अम्बी था। तो आक्रमण किया और राजा अम्बी ने अधीनता स्वीकार की। देखिए राजा अम्बी इतना कायर सेना था, इतना कायर राजा था ना, सिकंदर का नाम सुनते कि वाह मेरे साम्राज्य को लूटने सिकंदर आ रहा है, इसका सुनते ही हालत खराब हो गया। और ये पहले से ही सिकंदर के स्वागत करने के लिए अच्छा से सेना लेके बैठे हुए थे कि सिकंदर आएगा, उसको पांवर धर के स्वागत करके हम उसका अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अधीनता स्वीकार करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम आपके अधीनता या आप किसी के अधीनता हो गए तो वहाँ पे तो शासन सिकंदर करेगा, लेकिन काम आप कीजिएगा, काम आप कीजिएगा। ठीक है, समझ गए ना? अधीनता स्वीकार करना। शासन कर रहा था राजा अम्बी, लेकिन जो सिकंदर बोलेगा वही करेगा। ठीक है, इसमें सिकंदर का ज़्यादा चलेगा। पंजाब और कश्मीर के शासक राजा पोरस थे। जब ये वहाँ से तक्षशिला से जीत के आए तो वहाँ से जीतने के बाद आए कहाँ? पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र में। तो वहाँ पे राजा पोरस थे अपने भारत पे। जब अपने भारत पे आए, वो तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र ना, पाकिस्तान ऐसे भी कायर होता है, जानते ही आप लोग। तक्ष जब पंजाब और कश्मीर वाले क्षेत्र पे आए ना, तो वहाँ के राजा राजा पोरस था। राजा पोरस बहुत छोटा सा साम्राज्य से राजा था, नेतृत्व करता था, और अपने छोटे से ही क्षेत्र को बचाने के लिए जी जान लगा के सिकंदर से लड़े। सिकंदर बोलते हैं कि पोरस इतना शक्तिशाली और महान थे ना, एक राजा को ऐसा ही होना चाहिए, अपना प्रजा के लिए हमेशा बलिदान देना चाहिए, चाहे मर के दे चाहे अच्छा करके दे। प्रजा की रक्षा करना ही एक राजा का कर्तव्य माना जाता है, और राजा पोरस अम्बी में, राजा पोरस में भरपूर था। ये यही सब देख के सिकंदर बहुत खुश हुए। लेकिन राजा पोरस से सिकंदर से हार जाते हैं। तो जब हार जाते हैं तो किसका अधीन हो जाएगा? सिकंदर के। लेकिन सिकंदर छोड़ देते हैं, माफ़ी कर देते हैं, बोलते हैं कि राजा तुम पोरस, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम एक राजा लायक हो, तुम राजा बन सकते हो और तुम राजा राज करो। ठीक है, और उसको छोड़ देते हैं। और सिकंदर की एक पत्नी होती है, सिकंदर की पत्नी होती है रेक्सोना। रेक्सोना ना राजा पोरस को कलाई पर राखी बांधते हैं और भाई की रिश्ता बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, समझिए ना इतना। इसकी सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार देते। तो एक तो इनके सेना घोड़ा बहुत थक गए थे, भारत आते 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 बहुत थक गए, और सैनिक इतना थक गया था कि ब्यास नदी को पार करना बोल रहे थे, इसको पार करेंगे फिर जाएंगे फिर लड़ाई होगा। इस थक गए थे, मतलब थकने के कारण वो ब्यास नदी का पार करने से मना कर दिए, बोले कि अब हम नहीं आगे बढ़ सकते। तो सिकंदर को वहीं से वापस लौटना पड़ा। ठीक है, इसकी सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, और इसकी मृत्यु 323 में बेबीलोन में हो गया। सिकंदर की मृत्यु 323 में बेबीलोन में हो गया, और मकबरा बेबीलोन में था। और विश्व का प्रथम विश्व बाजार अलेक्जेंड्रिया था। विश्व का प्रथम विश्व बाजार अलेक्जेंड्रिया था। देखिए तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। सिंधु और झेलम नदी के बीच में कौन है? तक्षशिला, जहाँ पे चाणक्य थे, गुरु थे, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे। अर्थशास्त्र पुस्तक अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, अर्थशास्त्र पुस्तक एक राजनीतिक से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो राजनीतिक से जुड़ी हुई पुस्तक था। ठीक, ऐसे आप लोग को क्वेश्चन घुमाएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बंजे पूछ देते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ मार देते हैं, तो कोई मार देते हैं चाणक्य मारते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, पूछेगा अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है तो चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, जो पुस्तक बोले अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौन लिखा तो चाणक्य, अर्थशास्त्र का जनक कौन है तो एडम स्मिथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकोटर शासन, ये कहाँ के शासन था? मुल्तान के या सिंध के था। भारत पर आक्रमण 305 बीसी में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकोटर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकोटर की पराजित हो गया। सेल्यूकस निकोटर क्या हुआ? पराजित हो गया। देखिए जब सेल्यूकस निकोटर के कर सेनापति थे सिकंदर के, जब सिकंदर की मृत्यु हो गया ना, तो इस हो जाए क्या, पगला ही है ना। उस समय भारत पे शासन करता था घनानंद, जब सिकंदर आया था। लेकिन जब सेल्यूकस निकोटर आया ना, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा के अपना गद्दी संभाल लिए थे। और सेल्यूकस निकोटर सोचा कि सिकंदर पगला ही नहीं, इतना दूर से इतना दूर आया, अब भारत को छोड़ रहा है, इसको जीत ले, भारत सोना का चिड़िया है, सोना ही सोना होगा मेरे पास। इस सोच के सिकंदर रुक गया, और सिकंदर सोचा कि हम फिर से आक्रमण करते हैं और भारत को जीत लेते हैं। लेकिन उसको नहीं पता था अब घनानंद के बाप बैठा हुआ है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत शक्तिशाली और बहुत अच्छे राजा थे, जो कि चाणक्य के योग से, सहयोग से और उनकी शिक्षा से बने थे। ठीक है, और इनके मुख्यमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य अपना मुख्यमंत्री किसको बनाए थे? विष्णुगुप्त को ही बनाए थे, चाणक्य को ही बनाए थे, क्योंकि वो राजनीति के गुरु ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकोटर के बीच युद्ध होता है। सिंपल सी बात है कि सेल्यूकस निकोटर हार जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाएगा। देखिए घनानंद, तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकोटर की पुत्री हेलिना या कैलिनिया से हो जाता है। और दहेज है लिखा हुआ है, दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को ना, जब देखिए सेल्यूकस निकोटर हार जाता है, तो बोलता है क्या चंद्रगुप्त मौर्य, चलो अब तो तुम हार गया, देखता है कि तुम्हारे पास एक बेटी भी है, चलो हम इससे शादी कर लेते हैं। अब तो हार गया तो कहाँ लेके जाएगा इसको, शादी कर लेते, यहीं रहेगी मेरे साथ। जब शादी कर लेता है तो बोलता है आप शादी कर लेते, हमको दहेज भी दो। दहेज में क्या देगा? एक छीनने का पर्पस नहीं था, ये देखिए कितना दिमाग से काम दिए, बोले कि दहेज दो हमको, हम शादी किए हैं। तो दहेज में क्या लिए? कबूर लिए, कंधार लिए, हेरात लिए, मकरात लिए। कोई आदमी दहेज देना चाहेगा तो इतना ही देगा, लेकिन बोले कि हमको चाहिए तो चाहिए, और दहेज में लिए क्या? कबूल, कंधार, हेरात। तो इसलिए अकेला में और जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए।
ऐसे ये बात सबके लिए लागू है और यहाँ सिलगुप्त निकेटर को भारी पड़ गया। ठीक है, पहला विदेशी शादी किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में 500 हाथी लिए, 500 हाथी लिए। ठीक है, प्रथम विदेशी शादी किया था राजदूत मेघास्तनी था। तो राजदूत मेघास्तनी था ना, जो सिलकोत निकेटर के दरबार में रहते थे, तो मेघास्तनी को भेज दिए थे सिलकोत निकेटर की तुम जाओ मेरी बेटी को देखना, देखभाल करना और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था देखो कि कैसा है। तो राजदूत भेजे थे मेघास्तनीज को, जो कि यूनान के था। और मेघास्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और मेघास्तनीज एक पुस्तक लिखा था, इंडिका। इंडिका पुस्तक लिखा, तो वो लिखा यहाँ के बारे में मिला, बोला जाता है कि इंडिका पुस्तक में लिखा था मेघास्तनीज ने कि दास प्रथा का उल्लेख नहीं था, उस समय दास प्रथा नहीं था। और इसके मेघास्तनीज के अनुसार, इंडिका पुस्तक के अनुसार बोलेगा कि उस समय भारतीय समाज कितने भाग में बटे हुए थे? तो भारतीय समाज 7 भाग में बटे हुए थे, 7 जाति में बटे हुए थे। और वो जाति वंश के आधार पर था कि काम के आधार पर था? तो उस वंश के जाति या जो भी था वो काम के आधार पर था। आप जैसा काम करते उस अनुसार आपका वंश हो जाता या जाति हो जाता है। ठीक है, वंश नहीं होता, जाति हो जाता। उस समय वंश नहीं था। जैसे कि कोई लोहार का बेटा लोहार नहीं होगा, कोई सोनार का बेटा सोनार नहीं होगा, कोई पंडित का बेटा पंडित नहीं होगा। जो विद्वान रहेगा वो पंडित बनेगा, राजा वही बनेगा जो राजा के योग्य हो, राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, उस समय ये बात था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरिया नरेश एंटियोकस राजदूत थे डायमेकस के, और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे। इन्हें मेघास्थानीज के उत्तराधिकारी माना जाता है। तो मेघास्थानीज के उत्तराधिकारी डायमेकस को माना जाता है। मिस्र का शासक फिलाडेल्फस एवं टॉलमी द्वितीय उसी का नाम है, और राजदूत था डायमेकस नहीं था, डिनियस सियस थे। और डिनियस सियस बिंदुसार तथा अशोक के दरबार में आया था। बिंदुसार सीरिया नरेश एंटियोकस से 3 वस्तु की मांग की थी। बिंदुसार थे ना, ये बोले थे कि सीरिया नरेश तुम हमको 3 चीज़ दो, एक मदिरा दो, एक सूखा अंजीर दो, एक दार्शनिक दो। मदिरा बोलते थे शराब को, नशीला पदार्थ को, जो पी के नशा आता था। और जानते हैं दारू का शराब का महत्व कितना ही है, जो पीते हैं वही समझते होंगे। तो ये क्या दिए थे? ये मदिरा तो दिए थे, सूखा अंजीर दिए थे, लेकिन दार्शनिक नहीं दिए थे। ठीक है, उसके बाद थे मौर्य वंश। मौर्य वंश के टाइम पीरियड पढ़ते हैं, मौर्य वंश में कौन कौन आया, इसके सामने तो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते, इसके बारे में जान लिए, सिकंदर के बारे में जान लिए कि सिकंदर आया क्या क्या किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में से जानते कि कौन सा काम किया है और इस वंश में कौन से राजा आए हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहा 322 से 185 तक। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी है। राजगद्दी पर बैठा था 322 बीसी में। माता का नाम मूरा, पिता के नाम गुनी था, पत्नी दुराधरा, जो घनानंद की बेटी। जब घनानंद को हराए थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनके बेटी से शादी कर लिए थे और एगो कार्नियस से किए थे, जो किसका बेटी थी? सिल्कस निकोटर की बेटी थी। ठीक है, और गुरु एवं पीएम, जैसे गुरु थे भी, बस पीएम मतलब प्रधानमंत्री भी थे, वो चाणक्य थे। इनका पुस्तक अर्थशास्त्र था, 15 अधिकरण में बटा था। अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बटा था? तो 15 अधिकरण में बटा था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। तो पूछेगा मौर्य वंश की जानकारी कौन पुराण से मिलता है? विष्णु पुराण से। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त एवं पुराण में निम्नकुल वृक्षक कहा जाता है। देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। एवं पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया ब्रिसल। ब्रिसल का अर्थ होता है एक योग्य शासक, योग्य राजा। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ के में क्षत्रिय बोला है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का ना कोई एक निश्चित नहीं बताया गया, इसको अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ से जुड़े हैं। ठीक है, वो ऐतिहासिक लोग थे, अपना अपना मत रखे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इससे है, इससे है, उससे है। जैसे आपको जो इंपॉर्टेंट था लिखा हुआ है जगदेश्वर के द्वारा, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय गए। बौद्ध ग्रंथ वाले और जैन धर्म वाले बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य वो एक क्षत्रिय परिवार से थे। उसके बाद बोले जस्टिन और श्रेवा ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एस्ट्रोडस एवं एंड्रोकस शब्द का प्रयोग किया था। ये लैटिन शब्द है, इसका कोई डायरेक्ट शब्द नहीं निकलता है। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोस एवं एंड्रोस की चंद्रगुप्त मौर्य है। तो सर विलियम जोन्स ने ये बोले कि जो जस्टिक एस्ट्रोबा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही प्रयोग किया जाता था, एक और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। जैसे आपका कोई 2 नाम हो, ठीक है, एक रामू हो और एक रामू और क्या हो, कुछ बताए। मान लीजिए सोनू और मोनू हो, आप ही का नाम सोनू हो घर में और बाहर मोनू हो, तो एक जगह पे लिखा है कि सोनू घर जाके वह काम किया। ठीक है, और बाहर में लिखा है कि मोनू घर जाके वो काम किया, तो दोनों आप ही काम किए हैं ना, 2 आदमी ना है। वही बात ये बताते हैं कौन? सर विलियम जोन्स कि सेड्रोस एवं एंड्रोस और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। उसके बाद पुलोटकर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो इसके बोला जाता है कि पुलोटकर बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, ये 6 लाख की सेना लेके
पूरे भारत को रोक डाला, मतलब पूरे भारत का सर्वेक्षण कर डाला, जो भी खराब था अच्छा था वो कर डाला। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पाटलिपुत्रा में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। तब बोला जाता है सब, जैसे आप कोई काम कीजिएगा उसके पश्चात कुछ गलत हो जाए, आप अच्छा काम ही कीजिएगा, उसके पश्चात कुछ गलत हो जाए तो सब क्या बोलेगा, तुम्हारे यही काम करने का नतीजा है जो आज ये हुआ, प्रकृति भगवान गुस्सा हो गए, ये हो गए, वो हो गए, बहुत तरह की बात बोलते हैं, आप गाँव में भी सुनते हैं। जैसे आप कहीं कुछ कर दिए या घर में कुछ हो गया तो अरे किसी के कारण यही किया है, इसी की वजह से ये बंदा ये काम नहीं करता तो आज घर में ये चीज़ नहीं होता, आज बाहर यह नहीं होता, ऐसा बोला जाता है ना। तो सारा थोप दिया चंद्रगुप्त मौर्य पे। चंद्रगुप्त मौर्य सदमा में आ गए, बोले कि अब करे तो करे क्या। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का शिक्षक मुद्रा मुद्रा बाहु ने के नेतृत्व से मिली थी। तो मुद्रा बाहु थे ना, मद्र मद्रबाहु थे, भद्रबाहु थे, या मुद्रा भाई ने, सॉरी सॉरी, यहाँ भद्रबाहु थे, क्या था, भद्रबाहु थे। भद्रबाहु के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा मिला था। तो भद्रबाहु के सहयोग से जब जैन धर्म का शिक्षा मिला ना, तो वो भद्रबाहु के साथ ही बोले कि आप क्या करें। तो भद्रबाहु बोले कि आप कुछ नहीं करना है, आपको चलना होगा, संलेखना विधि द्वारा मोक्ष प्राप्त करना होगा, तभी यह अकाल खत्म होगा। तो यह सोच के चंद्रगुप्त बोले कि ठीक है चलिए। तो भद्रबाहु ने एक साथ चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नाटक के श्रवणगोला में, कर्नाटक में एक श्रवणगोला नामक पहाड़ है, वहीं पे ले गए और चंद्रगिरी पर्वत पर चला गए, और जहाँ 298 बीसी में संलेखना विधि से पुराण त्याग दिए। संलेखना विधि से होता है क्या कि आपका पूरा कपड़ा खोल दिया जाएगा, आपको पहाड़ पे दौड़ा दिया जाएगा। बताइए कितना गलत है। अंधभक्त नहीं होना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए लेकिन धर्म में अंधभक्त नहीं होना चाहिए, ये बात जान लीजिए। आप भी कोई गलत कदम मत उठाइएगा किसी पंडित साधु के कहने पर। धर्म को मानना अच्छी बात है लेकिन अंधभक्त नहीं बनना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म दो भाग में बट गया। जब भद्रबाहु अकाल पड़ा ना, तो वहाँ गया कुछ आदमी ना, वहाँ से चले गए, ठीक है। वहाँ से जब चले गए ना, तो जब वो लोग आए ना, तो दोनों लोग में डिफरेंट हो गया। एक लोग हो गए कि बौद्ध धर्म को इस तरह के दूसरे नज़र से देखने लगे, और एक लोग थे जो दूसरे नज़र से देखने लगे। तो वहीं से जैन धर्म दो भाग में बट गया, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर, ठीक। भद्रबाहु वाला जो भद्रबाहु के साथ गया था उसके भिक्षु सब ओकरा बोला दिगंबर, और जो स्थल बाहु थो जो स्थल पे यहीं पे रह गए थे उसे श्वेतांबर कहा गया, ठीक है। अब आते बिंदुसार। बिंदुसार शासक किए थे 298 बीसी से 273 बीसी तक। इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा कौन थे, बिंदुसार। जब बिंदुसार शासन किए ना, तो इनके माता दुदाधरा थी, और सर्जरी के द्वारा उत्पन्न होने वाला पहला शासक था। सर्जरी मतलब ऑपरेशन के द्वारा होने वाला ना, उस समय ऑपरेशन के द्वारा होना, बीसी में बोल रहा है, ईसा पूर्व में बोल रहा है, 298 में, सोच लीजिए कितना पीछे है। वहाँ उस समय में ऑपरेशन के द्वारा होने वाला एक लड़का, एक शासक बिंदुसार था, ठीक है। दुदधरा की पेट से हुई थी। सर्जरी द्वारा उत्पन्न होने वाला पहला शासक था। उपनाम अमृत घात अमृत घात था, जो शत्रु का विनाश करने वाला था। कौन था, अमृत घात था, जो शत्रु को विनाश करने वाला था। आजीवक धर्म का अनुयायी थे, और स्थापना मोखली पुत्र गोखल ने किया था, और परिवार विस्तार किया, और कुल 101 संतान थे। देखिए बिंदुसार के कितने संतान थे, 101 संतान थे। मोखली पुत्र मोगली पुत्र गोसल ने किया था, और परिवार विस्तार किया, और कुल 101 संतान थे, ठीक है। कितने बिंदुसार के कितने संतान थे, 101 संतान थे। देखिए इतना संतान एक पत्नी से हो नहीं सकता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सारी दुनिया जानता है कि एक पत्नी से नहीं। तो सोच लीजिए कितना शादी किए होंगे 101 संतान के लिए। शासन क्या खाक करेंगे बताइए। प्रधानमंत्री, इनके जो प्रधानमंत्री थे ना, वो थे खल्लाटक। इनके प्रधानमंत्री का नाम था खल्लाटक। वायु पुराण में भद्रसार वरिष्ठसार कहा जाता है। जैन ग्रंथ में शीसेन कहा जाता है बिंदुसार को। जैन ग्रंथ में क्या कहा जाता है, शीसेन, और वायु पुराण में कहा जाता है भद्रसार या वरिसार कहा जाता है। और बौद्ध भिक्षु तारकनाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 युद्ध जीता था। बिंदुसार 16 युद्ध भी जीते थे, किसके अनुसार, बौद्ध भिक्षु का तारकनाथ के अनुसार। तारकनाथ बोलते हैं कि वो बौद्ध भक्त के भिक्षु थे, बोलते हैं बिंदुसार 101 संतान पैदा किया, वो बात सही है, लेकिन ये 16 को युद्ध भी जीते थे। कितना युद्ध जीते थे, 16 को युद्ध जीते थे। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। जब तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ ना, तो बिंदुसार को गुस्सा आया कि हमारे क्षेत्र में अपनी ही जनता विद्रोह काहे करे। अरे तुम संतान पैदा करने में लगे हैं तो लोग विद्रोह नहीं करेंगे तो क्या करेगा, कॉमन सी बात है ना भाई। चलिए आगे बताते हैं। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। तो उस समय ना सुसीम था तक्षशिला का, उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो सबसे बड़ा था, 101 में सबसे बड़ा, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। सुसीम से ना इस विद्रोह नहीं दबा। तो सुसीम आया घर पे, बोला कि बाबू पापा नहीं दब रहा है महाराज ये। तो बोला कि ठीक है, मेरे पास बहुत संतान है, दूसरा जाएगा, तुमसे नहीं हुआ था। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, तो अशोक को बोला कि तू अवंती को छोड़, तक्षशिला को संभाल भाई जाके, बेटा तू तक्षशिला को संभाल। तो अशोक कहता कि ठीक है तक्षशिला पे चल। उस समय विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा गया, और अशोक ने वहाँ गया, गर्दा मचा दिया। जो भी आवाज़ उठा रहा था सीधा राफ साफ गर्दा खूने खून कर दिया, लालम लाल। वहाँ विद्रोह दब गया, डरे कोई बोलने नहीं लगा, जो बोलता उसी को मार देता था अशोक। तो अशोक वहाँ पे बहुत मतलब विद्रोह को दबा दिए, और
विद्रोह दबा दिया, विद्रोह पूर्ण दबा दिया और मृत्यु 273 में, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 273 में। उत्तराधिकारी का युद्ध, जो कि जब देखिए विद्रोह दबा दी, यहाँ पे आए, यहाँ पे आते आते पता चला कि जा मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो गद्दी पे कौन बैठेगा? तब बोलता है कि इनका बड़ा बेटा सुसीम है, वो गद्दी पे बैठेगा। तो सुसीम नहीं बैठेगा, बैठेंगे तो हम अशोक। मतलब 101 संतान थे तो जानते ही है कि कितना होगा। तो उत्तराधिकारी के लिए ना बस गद्दी पे हम बैठे तो हम बैठे, हम बैठे, इसलिए ना 4 वर्ष तक युद्ध चला था। कितने वर्ष तक युद्ध चला? 4 वर्ष तक। अब बिंदुसार के बाद मगध के सिंहासन पर अशोक बैठते हैं। अशोक लास्ट में अशोक ही बैठते हैं, क्योंकि अशोक ही सबसे ज़्यादा निर्दयी और बलवान था, शक्तिशाली था। ठीक है, जब अशोक बैठते हैं, अशोक का जन्म माना जाता है 304 बीसी में पाटलिपुत्रा में हुआ था। पिता बिंदुसार था, माता सुभद्री धर्मा था, सुभद्रगिरी थी, और वो धर्मा था। दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, दादा तो चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त बेटा के नाम बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक, तो यही पोता ही होगा ना। और चंद्रगुप्त मौर्य थे, पोता अशोक का पोता बोल रहा है तो दशरथ थे। अशोक का पोता कौन थे? दशरथ थे। और प्रिय पत्नी कारूबाकी थी। प्रिय पत्नी कौन थी? कारूबाकी। अशोक के नहीं, इससे पता चल रहा है कि इनके 2-3 शादी हुआ होगा, उसमें सबसे प्रिय थी वो कारूबाकी थी। पहले के राजा ऐसा कोई नहीं था जो एक शादी करके राजा। अभी तो एक ही पत्नी को संभालने में पूरी ज़िंदगी निकल जाता है, फिर भी नहीं संभलती है। नीला डराम पीला डराम क्या क्या हो रहा है उस समय बताइए। एक राजा 10-10 रानी को संभाल के रखती थी, ऐसा क्या था पता नहीं। इसके बारे में तो कोई लेखक नहीं लिखा है ना, काश लिखा रहता तो आज ये घटना न होता। उसके बाद देखिए, प्रिय पत्नी कारूबाकी थी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। एक भाई को छोड़ दिया था, 99 भाई को। इसके 101 संतान थे ना, तो 99 को हत्या कर दिया। 100 माँ खुदे होगा और एगो के छोड़ दिया होगा, 101 माँ की हत्या करके एक कुआं में डाल दी। वह कुआं आज भी पटना के अगम कुआं के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी पटना में ना अगम कुआं बोलते हैं। अगम कुआं, अगम कुआं, वहाँ पे एक कुआं है। बोला जाता है इतिहासकार के अनुसार कि अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या करके सबको एक साथ ला के और कुआं में डाल दिया। सोच लीजिए कि कितना करूर शासक था, भाई की हत्या कर दिया। ठीक है, और 4 साल तक युद्ध ही चला था, कभी उसको मारा, कभी उसको मारा, कभी उसको मारा, 99 भाई को मार दिया। ठीक है, उसको कहाँ रखा था? अगम कुआं। वो कहाँ है? अभी पटना में ही है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग पे आक्रमण किया ना, तो बोला जाता है इतना बुरी तरीका से कलिंग को मारा था, इतना बुरी तरीका से, पूरा मतलब एक भी आदमी को नहीं छोड़ा, बच्चा बूढ़ा सबको कुचल के रख दिया था। कलिंग की राजधानी तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। तक्षशिला पे जब इतना अत्याचार करेगा तो इसके सामने कोई टिकेगा बताइए? बच्चा बूढ़ा औरत किसी को नहीं समझा, सबको गर्दा उड़ा दिया। उसके बाद राज उसके बाद कलिंग की राजधानी तक्षशिला पे अधिकार कर लिया। और कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। तो कलिंग के आक्रमण की जानकारी ना खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और कलिंग आक्रमण के बाद हृदय परिवर्तन हो गया। इतना इतना अत्याचार करने के बाद ना अशोक को लगा ना हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, मासूम से बच्चा औरत बूढ़ा ये सबको मारने से क्या ही मिलेगा, एक क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए इतना कैसे कर सकते हैं। और इनका धर्म परिवर्तन हो गया। बताइए, धर्म परिवर्तन वहाँ हो गया तो रुक गए, अगर वहाँ नहीं होता तो ये क्या करते पता नहीं। इतिहास में ऐसे भी अशोक को बहुत महान शासक कहा गया। इसके बाद ये बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। चलिए जानते हैं आगे इनके बारे में। धर्म अपना लिया, और देखिए कलिंग आक्रमण के बाद हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद यह बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसकी भतीजा निगुरोध से मिली। और जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दिया था। उपगुप्त ने क्या दिया? शिक्षा दिया था। जैसे कि आप किसी से इम्प्रेस हो गए कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है, हमको यही बनना है, और वो बनने में आपका सहयोग कोई और किया, तो वही बात हुआ कि अशोक का भतीजा था जिससे इम्प्रेस हो गया कि नहीं बौद्ध धर्म अच्छा है। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे उपगुप्त से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। देखिए बौद्ध धर्म के पीछे इतना पागल हो गए, सोचे कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, इस धर्म को इतना मानने लगे। जैसे आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के लिए आप पहाड़ पर चढ़ने के लिए डर जाते हैं कि अगर हिंदू धर्म से संबंधित वहाँ कोई पहाड़ है, कैलाश पर्वत है, कुछ भी है, तो आप जी जान लगा के सोचते हैं कि नहीं हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, बड़े चाहे जिंदा रहे हम। जैसे धर्म के प्रति कितना पागल होता है इंसान बताइए। हम भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, अशोक भारत पर पहला ऐसा शासक था जिनने अपने संदेश को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। तो अशोक इतना पागल था ना कि जैसे कि धर्म परिवर्तन हो गया तो अच्छा काम करने के लिए पागल हो गया। आप खाली अच्छा ही काम करेंगे, उधर नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे बात से आदमी को इंप्रेस करेंगे और अपने राज का हिस्सा बनाएंगे। तो ये बुझिए श्रीलंका अपने बेटा बेटी को भेज दिया, महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को, कि जा बेटा बेटी तू श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म की प्रचार करो, आज बोल सबको कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, इसे अपनाए। ठीक है, देखिए उसके बाद अशोक का पहला ऐसा शासक था ये पहला ऐसा शासक था ना जो बड़े बड़े शिलालेख में अपना स्तंभ लिखाते, अभिलेख लिखाते थे और रखते थे जगह पे, दार्शनिक जगह पे, जहाँ से लोग आए पढ़े सीखे। और एक
बौद्ध धर्म के प्रति इम्प्रेस हो और लड़ाई झगड़ा नहीं करे। ठीक है, अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के राजा डेरियस दारा या दाए बाहू से मिला था। अशोक जैसे किसी चीज़ का किसी होता है ना कि आप विदेश में घूमने गए, वहाँ पे कोई अच्छा चीज़ देखे तो आए आप भी करने लगे। आप किसी अच्छे दुकान में गए, वहाँ पे कुछ देखे तो आपको लगा नहीं ये हमको भी दुकान में करना चाहिए, जिससे मेरा ग्राहक बढ़ेगा। तो अशोक डेरियस से सीखे थे कि शिलालेख भी लिखवाना चाहिए, अभिलेख भी लिखवाना चाहिए। इससे अच्छा होता है कि बहुत दिन तक हम मर भी जाए ना तो मेरा शिलालेख यहाँ पे पड़ा रहे और लोग को बताए कि ऐसा करना गलत है, ये इससे कुछ नहीं मिल सकता। हम कलिंग युद्ध में इतना आक्रमण किए, इतना हत्या की, इतना किया, इससे हमको कुछ नहीं मिला, ऐसा वो प्रतीत करना चाहते, व्यक्त करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो क्या लिखे, अभिलेख लिखे। समझ गया, ये किससे सीखे थे, मतलब किससे प्रेरणा होती, डेरियस से या दारा या दाएबाहू से। अशोक ने शिलालेख के पहली बार टी फ्लेंथर ने 1750 में खोजा था। अशोक के शिलालेख था ना, जो जैसे अभी कोई चीज़ है तो आपको जंगल में जाते हैं, कोई चीज़ बहुत चीज़ रहता है लेकिन आप पहचान नहीं पाते कि क्या है, लेकिन अशोक के शिलालेख था ना, अभिलेख था ना, इसका खोज ना कौन किया था, 1750 में फ्लेंडर ने किया था। ये खोजा था कि पहले के राजा का कोई बड़ा चीज़ है, ये जरूर इसमें कुछ खास चीज़ है, ये किसका है, अशोक का है, ऐसा ये खोजा था टी प्लेंथर ने। लेकिन ये पढ़ नहीं पाया, इसको समझ नहीं आया कि लिखा क्या है इसमें। लेकिन अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को मिला। जेम्स प्रिंसेस को मिला, वो जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के शिलालेख को अच्छे से पढ़ पाए, व्यक्त कर पाए ये क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक की मस्की नंदन तथा उडगलन्ना एवं अभिलेख में अशोक का अस्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। मतलब 1, 2, 3 अभिलेख है ना जिसमें अशोक का नाम साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अशोक का अभिलेख है। ठीक है, और कार्बन 40 विधि द्वारा जानते हैं कि पता लगाया जा सकता है कि कौन चीज़ कितना पहले का है, कौन चीज़ कब का है। ठीक है, उसके बाद भारबू अभिलेख में अशोक के लिए मगध साम्राज्य का नाम का प्रयोग किया गया था। भारबू अभिलेख था ना जो मगध साम्राज्य का प्रयोग किया गया था अशोक के लिए। ठीक है, अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्त ने किया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति हम पढ़ा चुके हैं। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 255 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्त ने करवाया था। अशोक की 5 पत्नियां थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुबाकी का था। देखिए अशोक के 5 पत्नियां थी, लेकिन अशोक का सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी थी। कारुबाकी से अशोक बहुत प्रसन्न था, बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, वो भी इससे बहुत करते थे और इससे ही बहुत प्रसन्न थे। जब भी दुखी होता था कारुबाकी से ही बात करना ही इसको ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है,